विगत दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक पारा चढ़ता और उतरता रहा। हाल फिलहाल उठापटक अब तो शांत हो गया है, परंतु कुछ बातें छन करके आ गई हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पैर हिंदू समाज के जनमानस के बीच अंगद की तरह से जम चुका है, जिसे अब हिला पाना टेढ़ी खीर साबित होगा। इसके निहितार्थ कुछ बिंदु हैं जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ के कट्टर हिंदूवादी छवि पूरे देश में प्रासंगिक बनती चली जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी यह महसूस किया है कि योगी आदित्यनाथ के अलावा उनके पास दक्षिणपंथी विचारधारा का संवाहक और कोई नहीं है। कोई तेज तर्रार नेता, तुरंत एक्शन लेने वाला नेता वर्तमान में नजर नहीं आ रहा है, जो सनातन धर्म व संस्कृति का प्रबल पोषक तथा हिंदू छवि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हो और भीड़ जुटाव से लेकर वोट स्थानांतरित भी करवा सके। वहीं पर योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा जग जाहिर है। कोरोना जैसी महामारी व अन्य आपातकालीन स्थितियों को निपटने के लिए जान जोखिम में डालकर भी प्रदेश के लगभग समस्त जिलों, मंडलों और गांव स्तर तक का दौरा तथा कोरोना पीड़ित मरीजों से हालचाल पूछना इस बात को साबित करता है कि योगी जी के जेहन में मुख्यमंत्री का जो वास्तविक राजधर्म होना चाहिए वह बखूबी निभाया भी जा रहा है। और यही राजधर्म भी कहता है, जबकि स्वयं योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक बात बार बार खटकती है और खटकती रही है कि नौकरशाह से पैराशूट की तरह राजनीति में आकर कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण ओहदा दिया जाना राजनीतिक धर्म का न केवल उल्लंघन है, बल्कि न जाने कितने नेताओं के साथ नाइंसाफी भी है। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि संघ का पूरा आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ के ऊपर सन 2017 में भी था, उससे पहले भी था और आज भी है, क्योंकि आज भी संघ पूरी मजबूती के साथ योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है। जब पूरे देश में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच में खाई चौड़ी करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित और टीवी चैनलों पर चलाई जा रही है। 2017 में भाजपा शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश की कमान भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल, मनोज सिन्हा, केशव मौर्य, सुरेश खन्ना और श्रीकांत शर्मा आदि नामों में से किसी एक पर क्रमवार विचार किया जा रहा था, पर अचानक संघ के हस्तक्षेप से सारे प्रयासों पर विराम लग गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। भारत की सबसे बड़ी पंचायत में संसद के बतौर कई बार गोरखपुर से वह रहनुमाई कर चुके हैं और उस दौर से गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, जब भाजपा के यूपी में गिने चुने सांसद हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत कुछ तय करता था और आज भी तय करता है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन राज्यपाल बनेगा, कौन मंत्री बनेगा और कौन क्या बनेगा, इसका निर्णय नागपुर यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किया करता था। परंतु नव भाजपा युग में संघ की बहुत सारी विचारधाराओं को दरकिनार कर बहुत बड़े बड़े फैसले नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लिए। संघ चुप रहा। हालांकि संघ को यह बातें गवारा नहीं थी, परंतु संघ मौन रहा। कयास तो ऐसा भी लगाया गया था कि जिस तरह से की परिस्थितियां हरियाणा और उत्तराखंड में पैदा की गई, उस तरह की परिस्थितियां भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए पैदा की जा सकती है। और होता भी यही यदि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई होता, तो उत्तर प्रदेश में माफिया राज के ऊपर इस तरह से बुलडोजरों को चलाया जाना भी संभव नहीं था। अपराधियों के ऊपर लगाम लगाने हेतु पुलिस को खुली छूट भी योगी राज में ही दी गई। प्रदेश में लगातार एनकाउंटर हुआ और चलता ही रहा, जो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी अपनी जमानतों को कटवाकर जेल के या तो अंदर चले गए या प्रदेश छोड़ने को मजबूर हो गए। संगठित अपराधों में कमी भी आ गई। अपराध स्वरूप छिटपुट घटनाओं को छोड़कर यह कार्य योगी जैसे इच्छा शक्ति व दृढ़ संकल्प व्यक्ति ही कर सकता था, जो पूर्णतया ईमानदारी और सत्यनिष्ठा व कर्तव्यपरायणता का जीवन जीता हो। जीरो टॉलरेंस की बात यदि की जाए तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व पर वह
चरितार्थ होती है। सत्ता पक्ष के 325 विधायकों में से कुछ को छोड़कर कुलबुलाहट इसलिए उनके अंदर बनी रहती है क्योंकि योगी जी वास्तव में न तो खाते हैं और न खाने देने की बात करते हैं। इस चरितार्थ को अपने जीवन में हकीकत के रूप में उतारने वाले योगी आदित्यनाथ की हैं। कहा जाता है कि ईमानदारी की जड़ बहुत मजबूत होती है जिसे हिला पाना बेईमान नेताओं के बस की बात नहीं है। विगत दिनों लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में जो कुछ भी हुआ वह बहुत अच्छा तो नहीं था, परंतु भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, संघ के बड़े पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले व सुनील बंसल लगातार लखनऊ डेरा डाले रहे। वह कभी न मंत्रियों और विधायकों से अलग अलग मुलाकात कर रिपोर्ट तैयार करते रहे और उस रिपोर्ट को दिल्ली रवाना होने पर उन्होंने मोदी, शाह व जेपी नड्डा के साथ पेश किया। घटनाक्रम यह था कि उत्तर प्रदेश के सियासी हालात को लेकर पहले दिल्ली में 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की अहम बैठक हुई। इसमें उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ उस बैठक में शामिल नहीं थे। हालांकि 23 मई के पहले सुनील बंसल की दत्तात्रेय होसबोले के साथ बैठक हुई, फिर बंसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। इसके बाद होसबोले और जेपी नड्डा की पीएम मोदी के से बातचीत हुई। आखिर में अमित शाह और जेपी नड्डा की मोदी के साथ जो बैठक हुई उसमें दत्तात्रेय होसबोले, सुनील बंसल भी शामिल रहे। इसी क्रम में होसबोले 24 से 26 मई तक लखनऊ में अहम बैठक लिए। इस बैठक में सुनील बंसल भी लखनऊ में थे, जहां दोनों नेताओं ने अलग अलग बैठक की। दत्तात्रेय ने आरएसएस के यूपी पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर बीजेपी और संघ परिवार के संगठनों के बारे में फीडबैक लिया। 26 मई को वह वापस लौट गए। हालांकि लखनऊ के 2 दिन के प्रवास के दौरान न तो होसबोले की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और न ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह या किसी अन्य प्रमुख नेता से मुलाकात हुई। दत्तात्रेय के लौटने के दूसरे दिन 27 मई को शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद यह स्पष्ट हो गया कि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि मौजूदा समय में कुल 53 मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, जबकि मंत्रिमंडल में 60 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में 7 मंत्रियों का स्थान रिक्त था और आज भी है। हालांकि प्रदेश के प्रवक्ता ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट करार दिया। आगे इसी क्रम में घटनाक्रम बदलता रहा और 31 मई को भाजपा राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह की यूपी में यहां बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और प्रदेश के पार्टी प्रभारी राधा मोहन सिंह यूपी के दौरे में 3 दिन रहे। केंद्रीय नेताओं ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के अलावा योगी सरकार के करीब 1 दर्जन मंत्रियों के साथ एक बंद कमरे में मुलाकात कर फीडबैक लिया। इस दौरान केंद्रीय नेताओं ने सभी मंत्रियों से पूछा कि यदि अभी की परिस्थितियों में योगी विधानसभा चुनाव होता है तो क्या नतीजे होंगे, बीजेपी की स्थिति क्या होगी। इसके अलावा यह भी पूछा गया कि पार्टी के विधायक योगी सरकार से नाराज क्यों हैं। बैठकों का दौर समाप्त नहीं हुआ। 31 मई को सीएम आवास पर केंद्रीय नेताओं की बैठक होती है। यूपी की सियासत में पिछले 4 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई केंद्रीय नेता योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में अलग अलग मंत्रियों से बातचीत किया हो। 31 मई को रात में बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह मुख्यमंत्री आवास पर शाम को योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करते हैं और शाम को डिनर भी करते हैं। इस तरह दोनों के साथ बैठक कर राजनीतिक मिजाज को समझने की कवायद की गई, जिसके बाद बड़े फेरबदल किए जाने की चर्चाएं तेज हो गई। यूपी की सियासी टोल लेने के बाद बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह दिल्ली लौटने से पहले ही कोरोना से निपटने के मामले में भी सरकार और सीएम के कामों की तारीफ किए और सरकार में किसी भी तरह के बदलाव की चर्चाओं को विराम लगाते हुए ऑल इज वेल का संदेश दिया। 3 जून को संघ की दिल्ली में एक अहम बैठक हुई जिसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत, सरकारवाह दत्तात्रेय, संघ के सभी अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी शामिल रहे। पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति और कोरोना से लेकर उपजी देश की स्थिति पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा राजनीतिक स्थिति पर भी गंभीर मनन चिंतन हुआ। संघ नेतृत्व में सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष की हाल में ही की गई लखनऊ की राजनीतिक यात्रा के बाद दी गई रिपोर्ट पर विचार विमर्श हुआ। 6 जून को दिल्ली में बीजेपी की बैठक के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने लखनऊ दौर पर पार्टी के
तमाम नेताओं और योगी सरकार ने मंत्रियों के साथ फीडबैक लिया और उसकी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी। 5 और 6 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनावों पर मंथन किया गया। इस बैठक में पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अरुण सिंह समेत कई राष्ट्रीय महासचिव शामिल हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश की मौजूदा स्थिति को लेकर खास चर्चा की गई। 6 जून को राधा मोहन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से मिले और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और उन्हें एक बंद लिफाफा सौंपा। राधा मोहन और राज्यपाल की मुलाकात से सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया। हालांकि राज्यपाल की मुलाकात से पहले ही योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों को राधा मोहन सिंह ने खारिज कर दिया था। उन्होंने राज्यपाल के साथ विधानसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात किया और मंत्रिमंडल विस्तार के ऊपर योगी आदित्यनाथ के ऊपर छोड़ दिया गया। राधा मोहन सिंह ने कहा कि कुछ लोग अपनी खेती बोते हैं और काटते हैं, सरकार और संगठन मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं, मंत्रिमंडल में जो पद खाली है भरे जाएंगे, खाली पदों पर निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे और मुख्यमंत्री ही संवैधानिक रूप से निर्णय लेता भी है, उनके निर्णय के बाद ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में हमारे पास बहुत सारे कार्यकर्ता जीते हैं और संगठन और सरकार अच्छी तरह से चल रहे हैं, कुछ सीटें खाली हैं, इसे लेकर उचित समय पर मुख्यमंत्री स्वयं निर्णय लेंगे। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी यही कहा कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री कोई देश में भी नहीं है। योगी जी जितना काम कर रहे हैं उतना काम अभी तक किसी ने नहीं किया है। इससे पहले भी सभी सरकारों को देख चुका गया है और जो उत्तर प्रदेश को लूटा करते थे। योगी जी के सरकार में कानून का राज है। स्वतंत्र देव सिंह ने साफ कहा कि 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लड़ा जाएगा। इन सब परिस्थितियों में संघ का हस्तक्षेप प्रासंगिक हो गया था। संघ ने पुनः वीटो पावर योगी जी के लिए लगा दिया। योगी जी हट योगी धर्म को निभाते हुए अपने अंदाज में जनसेवा में अनवरत लगे रहे। सूत्रों के अनुसार पूर्व नौकरशाह से अरविंद शर्मा, जो मोदी जी के करीबी माने जाते हैं, को लखनऊ की सत्ता में गृहमंत्री बनाने की बात छटकर आई, जिसे योगी जी ने सिरे से खारिज कर दिया। बात भी सही है कि किसी मुख्यमंत्री से महत्वपूर्ण विभाग गृह मंत्रालय ले लिया जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था हाथ से निकल जाएगी। अपुष्ट खबरों को माना जाए तो योगी जी अरविंद शर्मा को राज्य मंत्री का दर्जा देने को भी तैयार हो गए, वो भी बमुश्किल से। हालांकि उन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी के जिद्दी स्वभाव को संघ व भाजपा नेतृत्व पहले से ही जानता था। सूत्र बताते हैं कि योगी जी सब कुछ छोड़कर गोरखपुर पीट जाने की बात कह दिए थे। भाजपा शीर्ष नेतृत्व व संघ नफा नुकसान का आकलन करने लगा। एक और समस्या नेतृत्व के सामने थी कि योगी जी को किस आरोप के तहत हटाया जाए, जबकि कोई आरोप नजर नहीं आ रहा है। अंततः वक्तव्य यह हो गया है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। विधायकों को रिपोर्ट कार्ड अनुसार आगामी 2022 का टिकट संगठन की सहमति के उपरांत अंतिम मुहर योगी आदित्यनाथ की ही लगेगी। 2022 का आम चुनाव योगी जी के चेहरे पर योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। योगी जी क्षेत्रीय किन किन दलों से अलायंस करेंगे और किस दल के लिए कितनी सीट छोड़ेंगे, यह वह स्वयं तय करेंगे। विधायकों के परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। इतने सारे अधिकार व उत्तरदायित्व भाजपा नेतृत्व व संघ ऐसे ही नहीं दे दिए हैं। इसके पीछे 2024 के देश का महत्वपूर्ण चुनाव है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्र हैं और 403 विधानसभा। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। विगत दिनों बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सरकार न बनाने पाने की वजह से राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण हो जाता है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती है, वो भी कट्टर हिंदू छवि वाले योगी आदित्यनाथ जी को लेकर। यह भाजपा व संघ के कुशल चतुराई का ही प्रतिफल है कि योगी पर आंख मूंद कर भरोसा किया गया। गोरखपुर के सांसद के समय से योगी का प्रभाव पूर्वांचल के लगभग 25 जिलों में हिंदुत्व के नाम पर जग जाहिर रहा है। इधर बीच योगी जी खुले हाथ बल्लेबाजी करने लगे हैं। फलता भ्रष्टाचार के संलिप्त 2 उप जिला अधिकारी को पदोन्नत करते हुए तहसीलदार बना दिया गया। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में सुबह से 9 बजे के 11 बजे के बीच लैंडलाइन पर योगी जी ने स्वयं अधिकारियों से बात करना शुरू कर दिया है, ताकि ताकीद हो सके कि अधिकारी समय से कार्यालय में जनता की समस्याओं से रूबरू हो रही है या नहीं। यदि फोन पर इन अधिकारियों के अलावा कोई अन्य उठाएगा तो कार्रवाई सुनिश्चित है। यही नहीं, जिस जिले से जनता की समस्याओं के बाबत लखनऊ प्रार्थना पत्र अधिक लेने लगेंगे, उस जिले के संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी और कार्रवाई भी होगी।
जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले मुख्यमंत्री का हंटर अब तेजी से चलने लगा है और वह हंटर दिखाई भी देने लगा है। वर्तमान में माफिया डॉन तो सदमे में अवश्य हैं, परंतु जिला प्रशासन में भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, जिस पर योगी जी की निगाहें लग गई हैं। योगी जी के लिए 2022 को चुनाव उनकी आगामी राजनीतिक भविष्य को तो तय करेगा ही। अभी कुछ दिनों पूर्व ही एबीपी न्यूज व सी वोटर सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट ने जनता से योगी जी के 4 साल के कामों पर घोषणा की कि योगी जी पूरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। यही नहीं बल्कि मोदी के बाद योगी की गिनती देश में होने लगी है। हाल फिलहाल पंचायतों के चुनाव में भाजपा का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। इसके बाबत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह चुनाव स्थानीय मुद्दों और स्थानीय चुनाव से प्रभावित होते हैं। स्थानीय समस्याएं इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। बहुत लोग विधानसभा के चुनाव में लखनऊ की कुर्सी को देखकर वोट करते हैं और लोकसभा के चुनाव में दिल्ली की कुर्सी को देखते हैं, जबकि स्थानीय निकाय के चुनाव में स्थानीय स्तर पर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। पंचम तल के एक अधिकारी की बात मानी जाए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी लगभग 8 माह शेष हैं। इस चुनावी वर्ष में योगी जी का पूरा ध्यान भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस पर फोकस रहेगा।